खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं, मार्च की 31 तारीख है सन 2023 से। और हस्बे बात है, जब आपके सामने ट्रांसमिशन लेकर आते हैं मॉर्निंग शो में तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर के हर छोटी बड़ी खबर से। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर हमारी नज़र रहती है बल्कि मुल्क के अंदर सियासत पर भी नज़र रहती है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो अहम तरीन वाक़ात होते हैं उस पर भी हम नज़र रखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आज भी 3 पड़ावों पर प्रोग्राम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव में सिर्फ खबर होगी, तीसरे पड़ाव पर यानी 9:40 पर आएंगे तो वक्फे से आपकी फ़ोन कॉल्स को लेना भी शुरू करेंगे। कुछ तकनीकी वजूहात बिना पर हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, आपकी फ़ोन कॉल्स को लिया जाए। और फिर आप हमारे साथ टीवी के साथ साथ कहाँ पर ज्वाइन करेंगे? टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, अगर आप बैरून रियासत है, बैरून मुल्क जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लगातार ज्वाइन करेंगे जी। हमारी फेसबुक की पेज पर 2 ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब पर करेंगे जहाँ पर तमाम नशरियात आपके साथ हम वक्फे से रख देते हैं। उसके बाद जी ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर लॉग इन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसे, और हमें बताइएगा कि मजीद क्या कुछ बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप देखना चाहते हैं, और स्पेशली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर 3 जुबानों में आप लगातार खबर देखते हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और करते हैं खबरों का आगाज। और खबरों का आगाज करने से पहले जरा तारीख के पन्नों को भी पलटने की कोशिश करते हैं और 31 मार्च में माजी में क्या कुछ हुआ जरा फटाफट से पहले इस पर नजर डालते हैं। मेरे दोनों साथी दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ज़हूर और आसिफ रशीद। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त आपके साथ हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। इतिहास क्या कुछ कहता है, पन्नों को जरा पलटते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक लंबी लिस्ट से निकालकर आपके लिए लाए हैं आज के दिन की मुनासबत से, वो आपको बताएंगे। 31 मार्च 2023 आज है, आखिरी दिन मार्च का। 1504 में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की पैदाइश आज के दिन हुई। 1867 में बंबई, मौजूदा वक्त में मुंबई, जहां पर प्रार्थना समाज का क़याम अमल में लाया गया। 31 मार्च 1870 को आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार किसी सियाह फाम शहरी ने वोट डाला। वोटिंग राइट्स जो थे वो मिले थे, और उसके बाद ये पहला इस तरह का इक़दाम था। 1889 में फ्रांस का मशहूर आईफिल टावर सरकारी तौर पर खोला गया। आज के दिन इफ्तिताह हुआ 31 मार्च को 1889 में। 1979 में आज के दिन 31 मार्च को माल्टा की आजादी का दिन है, और बरतानवी फौजों का जो आखिरी दस्ता था वो यहां से इनखला कर गया था। इनखला मुकम्मल हुआ था, डीएस्केलेशन हुआ था। साल 1983 में कोलंबिया में जल्जला आया। तबाहकुन जल्जले में 5000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 31 मार्च के दिन ये तबाहकुन जल्जला कोलंबिया के लोगों को देखना पड़ा। 1933 में आज के दिन एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में इक्तदार संभाला, उसे जिम्मेदारी मिली, और फौजी सरबराह जहां वो बना था वहां से आते आते सिविल हुकूमत में दाखिल होने का रास्ता जो था वो आज के दिन उसने शुरू किया। आगाज आज के दिन हुआ 1933 में। साल 2011 में मर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी बढ़कर 121 करोड़ हुई। आज के दिन 31 मार्च 2011 को ये आदादुशुमार सामने आया। उसके बाद 10 साल बीत गए, बल्कि 12-13 साल बीतने वाले हैं। शायद ये तादाद और भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन आज के दिन मर्दमशुमारी के मुताबिक पता चला कि कितनी आबादी हिंदुस्तान की है। तो ये हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद अहम वाकयात थे, आपके सामने रखना जरूरी था। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद मौसम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है शुमाली भारत के अंदर, जहां पर सर्दी का एहसास पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ है। और एक बार फिर से महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों में बारिश और हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर होगी। इस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। और इधर महकमा मौसमियात की तरफ से कल ही आज दिन की सूरत हाल को सामने रखते हुए इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था बहुत सारे इलाकों के अंदर, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तो उस सूरत हाल को भी सामने रखा गया, लेकिन साथ ही साथ 5 अप्रैल तक वक्फे से कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में मुसलसल बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, वादी कश्मीर के साथ जम्मू के कुछ एक इलाकों में। कल हल्की धूप के बीच महकमे मौसमियात ने आज से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, यानी आज पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और आज से 5 तारीख तक जिस तरीके से महकमे मौसमियात की पेशन गोइयां सामने आ रही हैं कि कम से कम आज से 3 अप्रैल तक वसी पैमाने पर बारिशें, गरज चमक और ज़ालाबारी
के साथ साथ हल्की बर्फबारी का भी इम्कान और पेशन गोइयां जो है वो कर दी गई है। और जब महकमे मौसमियात की ये पेशन गोई सामने आई है तो ये भी बात याद रखिएगा कि महकमे बागवानी के साथ जुड़े लोगों को भी अगर दवा पाशी करनी है और बागात के अंदर कोई काम करना है तो उस सिलसिले में उनके लिए भी एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है और कहा गया कि तभी दवाइयों का इस्तेमाल करें जब मौसम साजगार हो। फिलहाल खबर ये है कि आज के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कल से आज से 3 अप्रैल तक लगातार बारिशों की पेशन गोई है। 5 तारीख तक मौसम इसी तरीके का रह सकता है और इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मतला बरालूद रहेगा और कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियाना दर्जे की बारिश होंगी। पहाड़ी इलाकों में फिर से एक बार ज़ालाबारी के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। ताहम महकमे मौसमियात की इस पेशन गोई के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल पूरे दिन गाड़ियों की आवाजाही जारी रही और आज भी सुबह सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बीच महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी तमाम सार्फिन से ये गुजारिश की है कि सफर करने से पहले जरूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट और दीगर जिम्मेदारों के साथ राब्ता करें ताकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वो किसी भी तरीके से ना फंसे। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 29.4 डिग्री कल पूरे दिन रिकॉर्ड किया गया और कम से कम दर्जा हरारत जो था वो 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह टाउन के अंदर दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री तक चला गया था और वहां पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11.3 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू के बाद जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सूबा कश्मीर के भी अंदर भी कल हल्की धूप के बीच रात का दर्जा हरारत थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी थोड़ी सी ठंडी कल एक बार फिर देखने को मिली है। तो ये तो था जनाब मौसम का हाल और मौसम के हाल के बीच महकमे बागवानी के साथ जुड़े लोगों के लिए भी एडवाइजरी कि जनाब मतला बरालूद रहेगा, बारिशें आ सकती है, इसलिए अगर आपने स्प्रे करना है, दवाइयां छिड़कनी है तो माहिरीन के साथ मशवरा करके ही आप अपने बागात का रुख करें। चलिए जनाब महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद जरा एक और पेशन गोई की ओर चलते हैं और बात करते हैं कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यानी उस आजाद इदारे की जो एक एक पैसे का हिसाब रख रहा है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन जब रिपोर्ट और बही खाता ऐवान के अंदर पेश किया गया तो जम्मू कश्मीर के हर शोबे पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेकर एक बार फिर कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं और साफ कर दिया है कि 13 पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं, पीएसयूज ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर जो मालियाती खुद मुख्तारी उन्हें थी वो खो चुके हैं और लगातार वो खसारे की ओर जा रहे हैं और हुकूमती सतह पर यानी इंतजामी सतह पर इन्हें बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो स्टेट एक्सचेकर है यानी खजाने आमरा जो है, इन पीएसयूज के चलने से खजाने आमरा को भी एक भारी नुकसान दो चार हो रहा है, उठाना पड़ रहा है और जरूरत यह है कि इनकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाया जाए, एचआर को बेहतर बनाया जाए और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम हो उसकी ओर तवज्जो देने की जरूरत है। मालियाती इदारे कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 31 मार्च सन 2022 को जो रिपोर्ट टेबल की गई पार्लियामेंट के अंदर, उसमें यह कहा गया ऑडिट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि 17 पीएसयूज ऐसी हैं जी जिन्होंने साल 21-22 के दौरान भी कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं की और इसमें जो मालियाती खसारा है वो तकरीबन 186.22 करोड़ रुपए तक चला गया है। और इसी तरीके से 21-22 के अंदर कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे, जिन्हीं पीएसयूज के बारे में बात कही गई है और जो लिस्ट एनक्लोज की गई थी उसमें कहा गया था कि जेके एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट, जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये राडार पर है जी। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, इसको राडार में रखा गया है। जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कमीशन लिमिटेड, इसको भी कहा गया कि कोई भी जनाब कारकर्दगी बेहतर नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिर एक बार सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड सुर्खियों के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट सेल एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये सुर्खियों के अंदर है। जम्मू कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खसारे में है। जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड खसारे में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन
ये खसारे के अंदर और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी इस तरीके से है जो तमाम तर चीजें इस वक्त खसारे में चल रही है और इससे खजाने आमरा को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। मजीद कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, सीधे चलेंगे हिलाल के पास। हिलाल, 31 मार्च सन 2022 कि जब हम बात करते हैं और फाइनेंशियल ईयर आज क्लोज हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले जो टेबल की गई है इख्तिसादी सर्वे के बाद, ये बड़ा रिपोर्ट होता है कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का। इस कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने बैंक पर भी सवाल उठाए, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने कारकर्दगी स्कॉस्ट कश्मीर और स्कॉस्ट जम्मू पर सवाल उठाए, और अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs का मामला है। इससे पहले भी हम देखते थे कि मखलूत हुकूमतें थी या मजबूत हुकूमतें हुआ करती थी तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर बड़े सवाल हुआ करते थे और उनको बचाने की तरकीबें भी की जा रही है। लेकिन इस बार जो आदाद शुमार आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके का रिपोर्ट है? देखिए गवर, जो कैग का ये रिपोर्ट है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये जो रिपोर्ट है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो तकरीबन 20 के करीब अंडरटेकिंग्स है या PSUs है या जिसे हम कॉर्पोरेशन कहते हैं, तो उनमें से 13 ऐसे हैं जो खसारे के अंदर खसारा पाया जा रहा है। कुल मिलाकर 20। इसमें बड़ी बात यह है कि जो खसारा साल 2019 और 20 में 1354 करोड़ के आसपास था, यानी 1354 करोड़ के आसपास था। ऑडियो ब्रेक हो रहा जी, जो है 156 के करीब जो है वो पहुंच चुका है, माफ कीजिएगा 186 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो इस तरह से जो नुकसान साल 2019-20 के अंदर था उसके मुकाबले में पिछले साल ये जो खसारा है ये बहुत कम हो चुका है। तो एक क्रेडिट, कोई शक नहीं कि जो सरकारी खजाने आमरा पर जो दोबारा से हिलाल के पास चलने की कोशिश करेंगे, लगातार ब्रेकअप ऑडियोज में हो रहा है तो इसलिए जरा दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को ऐवान के अंदर रखा गया है, और ऐवान में आने का मतलब कि 100% ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। 17 PSUs लगातार खसारे में जा रही हैं, 21-22 का हवाला दिया गया और उससे पहले का भी हवाला दिया गया, और टोटल लॉस जो बताए गए हैं जी, जो 17 PSUs के हैं वो 185 करोड़ से ज्यादा बताया गया है कुछ में, और कुछ PSUs 117 करोड़ तक भी चली गई हैं। 5 करोड़ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहीं PSUs का था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरीके से जो PSUs की कारकर्दगी है उस पर बड़ा सवाल जो है वो आया है। मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेज हुई हैं 19-20 के दौरान, और फिर ये भी लॉसेज को जब आप देखते हैं तो वो 1,01,029.41 करोड़ तक चली गई हैं, और उसमें आप जम्मू कश्मीर बैंक को भी ना छोड़िएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक का भी नाम इसमें जरूर आया है। फिर जब आप इसको आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे वो इदारे हैं जो अगर काम सही तरीके से करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों इनको इस तरीके से किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनियां हैं, जो इदारे हैं, या तो वो मुकफ्फल होने हैं या उनके लिए सरकार को कोई दूसरा न्यामुल बदल जो है वो देखना होगा। फिलहाल बड़ी खबर कि कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो बता रही है वो ये बता रही है कि इदारों की सेहत सही नहीं है, मालियाती खसारे के बीच खजाने आमरा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल जरा अपडेट कीजिएगा, आपको ऑडियो ब्रेक हो रहा था, जल्दी से। फिलहाल क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा, इधर से भी लग रहा। आवाज आ रही है? तकनीकी वजूहात की बिना पर श्रीनगर से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर मैंने आपके सामने रख दी है कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो बन रही है, और श्रीनगर से जो इतलात सामने आ रही है और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि किस तरीके का माहौल इस वक्त बन चुका है कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आने के बाद। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे।
अब जरा एक और खबर की ओर चलते हैं और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मुश्तहर की गई एक बड़ी रिपोर्ट की, क्योंकि कौमी अखबार ने एक बड़ा रिपोर्ट जारी किया है और उसमें बाअसर शख्सियात की फहरिस्त सामने आई है। और उस बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में जहां मुल्क की नामवर सियासी और कदावर शख्सियतें जरूर नाम अपना दर्ज कराने में कामयाब हुई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी किसी से कम नहीं है। और जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोस्ट पावरफुल इंडियंस का जो फहरिस्त 2023 की सामने आई है उसमें जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी 25वें रैंक पर मोस्ट पावरफुल इंडियंस में नाम आया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखते हैं कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला भी इस फहरिस्त के अंदर आपको शामिल नजर आएंगे। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात यह कि सबसे बाअसर शख्सियात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर वजीर दाखिला अमित शाह, चौथे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसी तरीके से सोनिया गांधी का नाम भी यानी कहीं ना कहीं इस लिस्ट के 30वें पायदान पर बताया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहली टॉप 25 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है और मोस्ट पावरफुल इंडियंस की जो लिस्ट जारी कर दी गई है उसमें मनोज सिन्हा का नाम है। और पावरफुल लिस्ट में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नंबर 1 पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, दूसरे नंबर पर अमित शाह है, तीसरे नंबर पर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर साहब है, फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब है और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट के अंदर है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब इस लिस्ट के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा 7वें नंबर पर है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का नाम भी इस बाअसर शख्सियात में जो वो देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, भारतीयों की जब आप इस बाअसर शख्सियात की लिस्ट में देखेंगे तो मुकेश अंबानी 90वें नंबर पर है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 10वें पायदान पर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 15वें पायदान पर, वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई और लीडरों के नाम भी इस फहरिस्त के अंदर जो है वो शामिल किए गए। बड़ी बात यह कि उमर इस पूरी फहरिस्त में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 15वें नंबर पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, 30वें नंबर पर सोनिया गांधी, इसी तरीके से 88th नंबर महबूबा मुफ्ती का, 89th डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर से 2 ये सियासी शख्सियात और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो टॉप 25 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, इनके अलावा फिल्मी दुनिया के सितारे उन्होंने भी इसमें अपना नाम बनाया है, जिनमें से अमिताभ बच्चन शामिल है, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह शामिल है। वही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और रुकन पार्लिमान डॉक्टर अब्दुल्ला भी पायदान हासिल करने में कामयाब है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 शख्सियात ने इसमें अपना मुकाम हासिल किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन साल 24 नंबर पर हैं और गुज़िश्ता साल की बात करें तो वो 71वें नंबर पर थे। 63 बरस के सिन्हा के बड़े रसूख और उनकी वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात और जम्मू कश्मीर खित्ते में अवाम को इंतजामिया के करीब लाने के लिए उठाए गए इकदाम पर पहनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनोज सिन्हा काम ज्यादा और कम बातें करने में यकीन रखते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को 88 रैंक हासिल हुई है और गुज़िश्ता साल की बात करें तो वो 79 नंबर पर थी। महबूबा मुफ्ती के हवाले से अखबार ने कहा कि उनकी क़यादत, असर रसूख और लोगों के लिए खड़े होने के जज्बे को बड़े पैमाने पर पहुंचाना और काबिल एहतराम है। बीजेपी के आमराना पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा बाअसर पाई जाती है। वही जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस लिस्ट में 79 पायदान पर है और गुज़िश्ता साल की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस लिस्ट में नहीं थे। वहीं पे उमर अब्दुल्ला भी इस फहरिस्त में अपना नाम नहीं बना सके। बाअसर शख्सियात की फहरिस्त सामने आई है जी, और इस फहरिस्त में इस बार जम्मू कश्मीर के कुछ अहम नाम जिनमें मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला है और उसके अलावा मुल्क की कदावर सियासी शख्सियतों के साथ साथ तजारती और दीगर महाजों पर अपना नाम बनाने वाले लोगों की फहरिस्त भी सामने आई है। तो ये फहरिस्त कल रात देर के जारी की गई थी और इसमें आने के बाद कई सियासी पार्टियों में हलचल भी और कई पार्टियों ने इसे खुशाइंद और अहम भी करार दिया था। महबूबा मुफ्ती के बारे में ये साफ कर दिया गया है
के इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत संभाली, उसके बाद सरकार को चलाने की कोशिश की और लेफ्ट विंग यानी बीजेपी के साथ इत्तेहाद तो सरकार के हवाले से किया, लेकिन इलाहिदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने के लिए हमेशा कोशिशें रही हैं और ये इसलिए बाअसर मानी जा रही है कि बीजेपी जैसी पार्टी को इसके लिए मनवाया है। उधर जब आप देखते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बारे में आपको याद होगा कि कल ही जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जिस तरीके से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था, तो उसके बाद ये ड्यू बनता था कि जनाब उनका नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल सके। तो फिलहाल पढ़ते जी आगे। अब जरा इसके बाद एक और अहम बात की ओर आते हैं और बात करते हैं सरकार के एक फैसले की। और चूंकि आज लास्ट वर्किंग डे है जी फाइनेंशियल ईयर का और कल से मालियाती साल का नया आगाज होगा, यानी आज फाइनेंशियल किताबें क्लोज होंगी, पुराना खाता क्लोज होगा और नए खाते में कल से काम होगा। और इस नए खाते में किस अंदाज से काम करना है, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नई हिकमत अमली भी सामने आई है और उस नई हिकमत अमली के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब स्विच किया है जी, यानी उन्होंने शिफ्ट किया है अपनी पॉलिसी को स्कीम बेस्ड बजटिंग पर। यानी अगर कोई स्कीम है, उसका बजट है, तो उसी पर फोकस किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्लान हो या यूटी लेवल का जो स्टेट प्लान हो, उनको उसी तरीके से देखा जाएगा। एक तो ये है। फिर पंचायत और ब्लॉक लेवल पर सबको कहा गया कि वो अपने प्लान सबमिट करवाएं जी, पंचायत लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और डीडीसी जितने भी हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो वर्क प्लान जो है और एक्शन प्लान जो है उसे वक्त पर दे ताकि ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सके। एक नए अंदाज में जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मानना है कि हम नए अंदाज से काम करना चाहते हैं नए माली साल के दौरान, जिनमें डिस्ट्रिक्ट प्लान जिसको आप डीपी कहते हैं और यूटीएलएसपी यानी यूनियन टेरिटरी लेवल सेक्टोरियल प्लान जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, उस पर वो स्विच ऑन करना चाहते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इसका आगाज होगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑर्डर जारी किया गया है उस ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्लान फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कल से शुरू होना है, इस हवाले से नाफिजुल अमल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान, एरिया प्लान और फिर स्टेट प्लान को अलग अलग करने की कोशिश की गई और डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर यह कहा गया कि जनाब एरिया डेवलपमेंट स्कीम और यूनाइटेड स्कीम, एनएफबी स्कीम्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट स्कीम, समृद्धि सीमा योजना, फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैंड स्कीम और ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर में ये कहा गया है। और पंचायत लेवल प्लान और ब्लॉक लेवल प्लान जो सबमिट होगा वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा जी, और यूटी लेवल प्लान पर बाज़ाब्ता तौर पर बाद में पीआरआईज और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके साथ भी सलाह मशवरा किया जाएगा और इस तरीके से सबको लूप इन करने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की गई है। अब इसको, ये जो नई कोशिश हुई है, इस कोशिश को कैसे देखा जाए और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इसको कैसे देखते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं जी। इरफान पंडितपुरी साहब हैं, ये कुपवाड़ा से हैं डीडीसी, और फिर पूजा ठाकुर साहिबा है किश्तवाड़ से हैं। दोनों अपने अपने तरीके से काफी सुर्खियों में रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। इरफान पंडितपुरी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से सरकार की इस कोशिश को आप देख रहे हैं कि कल से नया माली साल शुरू होना है और उस माली साल के अंदर अब स्कीम वाइज डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट प्लान पर एक जामिया तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। क्या 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 किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं जो कोशिश हो रही है? सबसे पहले शुक्रिया। जो कल के एक तवारीखी फैसला आ गया, जो पिछले 2 साल से हम कह रहे थे कि आप इम्पावर कीजिए डीडीसी काउंसिल को, पंचायत को आप इम्पावर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता था, या तो डिप्टी कमिश्नर करता था या प्लानिंग कमेटी जो कमेटी करती थी। हम ये सोचते थे कि जो लोग हैं जो आइडेंटिफाई पंचायत में लोग होते वो शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं होते, और जो हक है वो जो उनके लिए हक होता है उन तक पहुंचता नहीं है। हम वेलकम स्टेप करते हैं जो कल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, जितने भी जो अब तक जो हमारा डीडीसी काउंसिल था वो महदूद हुआ करता था खाली पीआरआई फंड के लिए, पीआरआई फंड, उसमें उनने सबसे ज्यादा एक इम्प्लीमेंट सीधी पंचायत किया गया था, तो उसके वो उसकी टोटल जो उसकी वो ताकत वही थी। अब मेरे ख्याल में डीडीसी काउंसिल को बहुत अच्छी तरीके से एम्पावर किया गया, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा मैं गवर्नर साहब को मुबारकबादी देता हूँ इसके लिए। अब हमें लगता है कि
जो हम जिस एरिया पे हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा, जैसे बहुत सारी स्कीमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हुआ करती थी, जो हमारे को जानकारी नहीं हुआ करती थी, जो खाली प्लानिंग और डिप्टी कमिश्नर तक महदूद था, वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमारी ये कोशिश होगी जो उसके हकदार है उन तक अपना हक पहुंचाना। बहुत शुक्रिया इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब, चेयरमैन डीडीसी कुपवारा। पूजा ठाकुर साहबा भी मेरे साथ है। वेलकम है मैडम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पूजा ठाकुर, ये जो सरकार का डिसीजन आया है, इरफान साहब कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम है जी, उम्मीद है कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से होगी। क्या आप मानते हैं कि सूरत हाल कदरे बेहतर होगी इससे, और जो शिकायतें हैं, जो मामला पिछले कई सालों से चल रहे थे, वो खत्म होंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। जो भी कल ऑर्डर पास हुआ है एलजी गवर्नमेंट की तरफ से, हम इस चीज को वेलकम करते हैं कि बहुत सारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जो अभी भी हमारे जो फार फ्लंग एरियाज है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आपको भी पता टेंडरिंग प्रोसेस इतना टफ हो गया है और कंट्रैक्टर्स भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ सरकार कर रही है तो हम सब जो है इसको वेलकम करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ पेपर्स तक ही ना रहे, इम्प्लीमेंट अगर हो तो ऐसा हो कि, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, इम्प्लीमेंटेशन होती है हमें पता ही नहीं होता है, हमें बताया ही नहीं जाता है। तो आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि ऐसा एक ऑर्डर जो है कल रात को पास हुआ है, और एज ए डीडीसी चेयरपर्सन मुझे लगता है कि अगर एक सशक्त आपको ये पंचायती राज करना है तो ऑब्वियसली हर एक जन जन तक ये स्कीम्स को पहुंचाने के लिए जो है हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो फंड्स दिए जाएंगे हम लोगों को, जो हम जैसे कि अभी इरफान साहब ने भी कहा कि जिस चीज से हम महदूद थे वो हमें मिल सकती है। बट मेरा ये मानना है कि एज ए डीडीसी चेयरपर्सन मुझे ये लगता है कि जो हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपने काउंसिल में, वो एक तो बहुत ही इनसफिशिएंट है, नहीं पूरा हो पा रहा है हमारे पंचायतों तो ये जो नया पैटर्न यूज किया गया, क्या इससे वो ग्रीवेंसेस खत्म होंगी? मैं वही चीज आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर खत्म होंगे तो एक अच्छा स्टेप है, और अगर नहीं खत्म होंगे तो मुझे लगता है कि ये फिर से एक वही सिर्फ पेपर वर्क तक ही महदूद ना रहे। तभी मैंने कहा ग्राउंड में इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो। हम लोगों को जो है, मेरे को लगता है कि थर्ड टायर सिस्टम जो डीडीसी का बनाया गया है, उसमें जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक बस दिखाने के लिए कि मीटिंग्स में एंड कहीं पे भी कि भाई ये चेयरपर्सन इनके पास ये पावर्स हैं, ये ऐसे यूज करते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे परे है, वो इससे बिल्कुल परे है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि हालात बेहतर हो। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है साउथ कश्मीर पुलवामा से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जो सरकार का एक फैसला है कि कल से नए माली साल के दौरान नए अंदाज में काम किया जाएगा और स्कीम वाइज बजटिंग होगी, स्टेट लेवल प्लान पर नजर रखी जाएगी, कौन सी स्कीम कहां पर होगी, कैसे करना है। ये जो जामिया ऑर्डर एक आया है, आपकी नजर में एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के कैसे आप देख रहे हैं इसको? थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे बोलने का इस विषय पे। ये जो 73rd अमेंडमेंट है, इसमें ऑलरेडी ये चीजें हैं। जब हमारी पिछली बार ऑनरेबल एलजी साहब हमारे पुलवामा में आए और हमारे साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में जब गवर्नर साहब ने पहली बात पूछी, जब हमारे डीसी साहब ने शुरुआत की, तो उन्होंने कहा कि ये जो कैपेक्स बजट है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का जो सारा बजट है, पीआरआई और कैपेक्स है, ये जी सारा यही लोग बनाते हैं। बट वो सच्चाई नहीं है। 73rd अमेंडमेंट में ऑलरेडी ये सब कुछ था। आज भी जो ऑर्डर जिस वक्त निकला, ये सारा कैपेक्स प्लान ऑलरेडी बन चुका है। तो जो पीआरआई का पंचायत का है, जो बीडीसी का है और डीडीसी का है, कैपेक्स बजट कभी भी रूट थ्रू काउंसिल नहीं हुआ। लेकिन क्या अभी उम्मीद लगाएं कि अभी ये रूट थ्रू होगा? लेकिन प्लान सारा कुछ रेडी हो चुका है। आज की डेट में ये काउंसिल में डालते हैं, तो काउंसिल इसमें अगर कल अमेंडमेंट चाहती है या काउंसिल इसमें कुछ चाहती है तो कैसे करेगी? यहाँ से 31 मार्च आपका निकल चुका और आपने प्लान 5 तक। चलिए, तकनीकी ऑप्शन है सर्कुलर, इसमें सर्कुलर निकला, लेकिन उस टाइम पे सर्कुलर निकला जब ये सारा कैपेक्स बजट
बना के इन लोगों लेकिन अब ये नए माली साल के ना, देखिए कैपेक्स बजट तो पिछला था ना, अब ये नया वाला जो है इसमें क्या प्लानिंग हो गई है? साहब नए वाले की बात करता हूँ, सब कुछ करके इन्होंने रेडी रखा है। काउंसिल के थ्रू रूट करने के लिए पहले काउंसिल को भेजा जाता है कि काउंसिल इस पे नजरसानी करे, इस पे देखे ये बजट कहाँ से आया है। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया है, सेरिकल्चर ने दिया है, दूसरे डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उन्होंने जो अपना प्लान दिया है उसकी इंडिविजुअल कॉपी काउंसिल को पहले आनी चाहिए। काउंसिल उस पर गौर खोज करे, ना कि बंद के बजट आना चाहिए कि काउंसिल को आओ जी इस पे दस्तखत करो। तो ये एक आयवाश है कि आप बना के लाते हो और काउंसिल को एक दिन में बोलते हो आज ही आप पास करो, आपकी मीटिंग रख दी, इसमें जी आप दस्तखत करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। पंडितपुरी साहब वेलकम कर रहे हैं। पूजा ठाकुर को अप्रेहेंशन है और उसी तरीके के अप्रेहेंशन बता रहे हैं डॉक्टर बक्सिंग साहब, कह रहे हैं कि जनाब प्लान तो आपने पहले बना लिया है, अब सिर्फ कॉपी हमारे पास आनी है एग्जीक्यूशन के लिए, और ये बड़ा लेट हो गया जो ऑर्डर, ये पहले होना चाहिए था जब तमाम मामला चल रहे थे। फिर बात हमने रख दी आपके सामने, छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पे ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए कुछ और भी मामला आता है। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।